अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। आहंगे ख्वाबीदा किस नंबर 11 का दूसरा हिस्सा। नावल शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी राय का ज़रूर इजहार किया कीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे राइटर्स के लिए और हमारे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोई भी नावल राइटर की इजाज़त के बगैर नहीं करते, और ये वीडियोस उन तक भी जाती हैं और हम उनको ये भी रिकमेंड करते हैं कि वो इनको फॉलो करके आप लोगों के व्यूज़ वगैरह देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। दीपा, तुम लोकेशन पर पहुंचकर सब तैयारी चेक कर लेना और जो भी चेंजेस तुम्हें ज़रूरी लगे करवा लेना। मेरा शायद मुश्किल हो आना। आई होप तुम मैनेज कर लोगी। या श्योर मैम, मैं देख लूँगी, आप बेफिक्र हो जाएं। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्पताल आकर उसे नहीं लग रहा था कि वो वक्त पर वहाँ पहुँच पाएगी, लिहाजा उसने दीपा को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया। तुम चली जाती, मैं ठीक हूँ और मिल भी चुकी हूँ। अजीब हो दोनों। तुम भी जाओ ना, तुम्हारी तो यूनिवर्सिटी है, इसका तो फिर खैर है। तुम जाओ वरना मसला होगा। कमन गो, शाम में आ जाना। अक्स ने उसे फ़ोन रखते देख दोनों से एक साथ मुखातिब हुई। वो दोनों सुबह ही सुबह आ गई थी और ज़ैनब बेगम और बाकी घर वाले भी उससे मिलकर घर जा चुके थे। उसने सबके आराम के ख्याल से घर भेज दिया था, पर ये दोनों उठने का नाम नहीं दे रही थी। नहीं, मैं भी यहीं पर ही ठीक हूँ। वैसे भी अभी यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाह रही, दिमाग नहीं चल रहा है। अभी कहीं जाकर कोई मसला ही ना कर दूँ। बुझे बुझे चेहरे से खिचड़ी का चमचा उसके मुंह तक ले जाती बोली। अक्स ने मेहराब को इशारा करते पूछा था कि इससे क्या हुआ है, जिस पर वो कंधे उचकाकर अपनी लालमी का इजहार किया। क्या हुआ है? परेशान है? कुछ हुआ है? मेहराब ने उसे देखते पूछा। हाँ, कुछ चीज़ों को इख्तिताम तक पहुँचाने का वक्त आ गया है शायद। कभी कभी इंसान आपको इस नहीज तक पहुंचा देते हैं कि जहां आकर आपकी सब कुछ जोड़ रखने की कोशिश बेसुध ठहरती है। थोड़ा तवक्कुफ के बाद वो फिर से बोली। क्या पैसा, ताकत रिश्तों से ज़्यादा ज़रूरी होता है? रिश्तों के पीछे भागते भागते अपने आप को कहीं बहुत पीछे छोड़ आई, और अब जब मुझ पर सवाल उठ रहे हैं तो मुझे पलट कर देखने पर भी अपना वजूद धुंध में लिपटा धुंधला नज़र आ रहा है। हमें अपनों का एहसास मार डालता है। सही कह रही हो, यह एहसास एक बीमारी है, और बीमारी भी कोई आम नहीं बल्कि एक खामोश बीमारी है, और खामोश बीमारियाँ अक्सर जानलेवा साबित होती हैं। जो इसका बीमार हो जाए वो बस ये सोचता रहता है कि अपना को खुश कैसे रखना है, कैसे इनकी हर ख्वाहिश, हर खुशी, हर चाह पूरी करनी है। हर कोशिश की वो कभी ना टूटे, कभी नहीं इन्हें कोई दुख ना मिले, अपनी सारी मोहब्बत इन पर निछावर कर दे। और वह ऐसा ही करते, लेकिन उसकी अपनों से उसे कभी वो मोहब्बत, वो तवज्जो, वो अपनाहियत, वो एहसास नहीं मिलता जो इस मर्ज़ की दवा है, जो इस बीमारी का असर ख़त्म करके इसे तो तवाना कर सकता है। अक्सर उसकी बात से मुत्तफ़िक होती बोली। तीनों की आंखें सुनसान थीं, जैसे एक ज़माना गुजरा हो, इनमें वीरानी को बसेरा किए। कोई अपनों के हाथों बुरी तरह से तोड़ी गई थी, तो किसी अपने के धोखे की तशहीर बनी खड़ी थी, तो कोई अपने मोहब्बतों की तरसी हुई थी। क्या हुआ है, बताओगी? मेहराब ने अब आंखें दिखाई थी। यार, चचाओं के तो इतने रिश्ते दिखाए हैं अल्लाह पाक ने, फिर ये हकीकी दुनिया में चचा वैसे क्यों नहीं होते? इतनी मिसालें हैं हमारे पास। रसूल खुदा के चचा हज़रत हमसा, हज़रत अबू तालिब, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाप की तरह पाला। इमाम हुसैन कितनी मोहब्बत करने वाले चचा थे, और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम तो इस रिश्ते की नाकाबिल तस्खीर मिसाल थे, जिनकी मोहब्बत बीबी सकीना बिन्त हुसैन से रहती दुनिया के लिए एक मिसाली मोहब्बत है। कितने हसीन रिश्ते हैं हमारे पास, कितनी मोहब्बतें हैं। आखिर इतनी हसीन मिसालों से क्यों हम लोग सबक नहीं सीखते? क्यों नहीं सीखते कि हमें रिश्तों को कैसे निभाना है? क्या किसी के चले जाने से मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं? ये कहते कहते वो रो दी थी। उनके सामने ही तो इसके आंसुओं का बंध टूटता था। चाचू ने कल दारी से मेरे बारे में आहिस्ता आहिस्ता वो इन दोनों को सब कुछ बताती चली गई। हर तरफ कलामी और तीर से वो लफ्ज़ जो इसके दिल में पेवस्त हुए थे। उसे रोता देख वो दोनों भी अपने आंसू रोक नहीं पाई थी। मेहराब उठकर उसकी तरफ आई थी और उसके कंधों पर पीछे से हाथ फैलाते उसे अपनी बाहों में भींच दिया, जबकि अक्स ने उसके हाथ दबाते अपने एहसास का यकीन दिलाया था। बेटियों के लिए बाप की मौजूदगी, इनका इन्हिसार बहुत ज़रूरी होता है। बेटियों के सर पर अगर बाप का साया ना होता तो खैर अपने ही सबसे पहले गीत की तरह नोच डालते हैं। हनाब की बात पर मेहराब की आंखों से गरम स्याल रवा हुआ था।
जानते हो, मुझे सबसे ज़्यादा अजियत इन ज़ख्मों से नहीं होती, बल्कि उस घटिया आदमी ने जब ये कहा था ना कि बाप तो तुम्हारा है नहीं। खुदा की कसम, इसका कोई जुमला मेरे चेहरे पर शिकन नहीं लाया था, पर उसका ये जुमला मेरी रूह तक को झंझोड़ कर रख गया। इस जुमले ने एक पल में मेरी सारी बहादुरी, सारी ताकत, सब कुछ पल में ढेर करके मुझे बहुत कमज़ोर कर दिया था, बहुत कमज़ोर। अक्स ने कहते ही अपनी जलती आंखें बंद करते आंसुओं को बहने दिया। आंखों की जलन शायद इसी तरह कम होनी थी। इन दोनों ने भी उसे रोने दिया। होश में आने के बाद से चेहरे पर सुकून का चढ़ा खोल अब जो टूटा था तो टूटता ही चला गया था। ज़िंदगी में मुखलिस दोस्त ज़रूरी होते हैं। उनके सामने ठीक होने की या परफेक्ट होने की मजबूरी नहीं होती, क्योंकि दोस्तों के सामने आपको जज हो जाने का खौफ नहीं होता। दोस्ती में जजमेंट नहीं होती, सिर्फ कबूलियत होती है। ऐसे में मत देखो मुझे, मैं जानती हूँ कि मैं रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुछ देर रोने के बाद अनाब को एहसास हुआ था और अक्स की तबीयत के पेश नज़र अपने आंसू पूंछते, ज़ुकामज़दा आवाज़ में बोलते उसने टिश्यू के लिए इधर उधर नज़रें दौड़ाई। ये लो। मेहराब ने उससे पास रखा टिश्यू बॉक्स उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। तुम भी अब आंसू पूछो, रो रो कर पेट में दर्द कर लिया होगा। अक्स के आंसू पूछते अपने भी आंसू पूछे। हल्का हल्का। दोनों होठ आपस में फेवस करती बोले जैसे चोरी पकड़ी गई हो। और तुम बस करो, कितना रगड़ोगी नाक को, जोकर लग रही हो। मेहराब ने इसका हाथ पकड़ते ही रोका था। उसकी नाक वाकई टमाटर की तरह लाल हो रही थी। जैसे देखा अस्पताल के कमरे में अक्स और मेहराब दोनों का कहकहा गूंजा था, वैसे ही उसे एलर्जी सी, ज़रा सी खुशबू डर से छींक छींक कर बुरा हाल कर लेती थी। और रोने पर भी मोहतरमा का यही हाल होता था। दरवाजे पर खड़े दो नौजवान उसके कर पर सुलगते हुए एक दूसरे से नम अपनी आंखें चुरा गए थे। दोनों का दिल तो चाहा था कि इन लोगों की दुनिया तहस नहस कर दे, जिनकी वजह से उनकी पसंदीदा औरतें उस अजियत से दो चार हो रही हैं। मगर ज़ब्त करते आंखें मीच गए। ये औरतें जो इन दोनों की ज़िंदगी थी, वो इन्हें इस चीज़ की इजाज़त कभी नहीं देती। छोड़ूंगा तो मैं इसे किसी हाल में नहीं। उसकी सांसें इस पर हराम न कर दी तो मैं भी सईद दयान हैदर शाह ने कसम खाता हूँ कि उसे पैदा होने पर पछताएगा। अंगारा होती आंखों के सामने अक्स को अखेरा लहराया था। हमदान हैदर, अपनी ज़िंदगी के दिन गिनना शुरू कर दो। सईद ग़ज़वान आलम के दुश्मनों में तुम्हारा नाम लिख दिया गया है, अपने आप से कहता वो कमरे के दरवाजे से रुख फेर गया था। हमदान हैदर की बदकिस्मती पर एक तंजिया मुस्कुराहट इसके लबों का अहाता किए हुए थी। बाबा, आप ऑफिस में? खैरियत? मुझे कॉल कर देते। अबराज मलिक को यूँ अचानक अपने कैबिन में दाखिल होते देखकर बोली। अरे बाबा की जान, आज तबीयत बहुत बेहतर थी तो सोचा एक चक्कर ऑफिस का भी लगा लूँ। ओह, आए। फिर अपनी जगह पर बैठे। उन्हें उनकी कुर्सी पर बिठाती खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठी। अरे मेरी जान, ये सब आपका ही तो है, और ये कुर्सी भी। आप बैठो अपनी जगह पर। वो उठने लगे थे जब वो इन्हें रोक गई। अच्छा ना बाबा, अभी तो बैठे। सिद्दी बच्चा। बैठते हुए उसे मसनूई घुरी से नवाजते बोले। 2 कप काफ़ी भिजवाए? 2 नहीं बेटा, 3 बोले। 2 नहीं, 3 कप काफ़ी भिजवाए मेरे ऑफिस में। इंटरकॉम रखती सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। वो मैंने मीर को बुलाया, काम से तो इसलिए। हो बाबा, ये फ़ाइल देखें। हमारी कंपनी और मीर इंस्ट्रक्शंस को जो कुछ दिन पहले टेंडर मिला था उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है, तो ये मैंने कुछ तब्दीलियाँ की हैं, आप देख लें एक बार, तो फिर मैं आज अंकल को भी सेंड कर दूँगी। ओके बेटा। ये कहते उन्होंने फ़ाइल खोल ली। यस कम इन। दरवाजे पर होती दस्तक सुनते मिराल ने अंदर आने की इजाज़त दी। यस सर, आपने बुलाया? उसने एक नज़र उस पर डालते अबराज साहब को देखते पूछा। हाँ बैठो मीर। वो इस मसले का क्या बना? मुस्करा कर मिराल के बराबर में रखी कुर्सी को खींचकर उससे कुछ फासले पर करता बैठा। मिराल ने उसकी एक एक हरकत का बड़ी गौर से नोटिस लिया था। सब सेटल हो चुका है, यू डोंट वरी अबाउट इट। कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है, केस भी क्लोज़ हो चुका है। प्रोफेशनल अंदाज में कहते अपने सिर की बाल माथे से ऊपर किए। गुड, ज़बरदस्त भाई, तुमने बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से हल कर लिया ये मसला। थैंक यू यंग मैन, आई एम इम्प्रेस्ड। मुकाबले की काली से आंखें चमकी थी उनके चुमने पर। नहीं सर, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अभी एक निगाह गलत इस पर डाले बिना बोला। नहीं यंग मैन, बात तो है तुम्हें, तारीफ़ के काबिल तो हो भाई तुम। क्यों मिराल बेटे, सही कह रहा हूँ ना मैं? ये कहते अब मिराल को भी गुफ्तगू में शामिल किया। सुरमई आंखें जो कब से उसे ही देख रही थी, इनके कहने पर उसकी सिमत हुई। जी बाबा। उसे गहरी नज़रों से देखती बोली। यस कम इन। कॉफ़ी मैम? जी।
सर्व कर दें। पिया ने पहले विराज साहब को दी थी, फिर मिराल को, फिर मीर को देते साइड पर खड़ा हुआ। मैम और कुछ? नहीं, बस आप जाइए। अंदाज में ना सख्ती थी और ना ही नरमी। उसका हमेशा इखलाक से लबरेज अंदाज होता था, मगर लहजे की पुख्तगी मुकाबले को अपनी हदूद से तजावज़ करने की इजाज़त नहीं देती थी। वैसे मीर, तुम भी देख लो एक बार ये चेंजेस जो मैंने किए हैं। बाबा और मैं तो देख ही चुके हैं, फिर मीर इंटरप्राइजेज़ को मेल कर दो। बाकी अयाज अंकल से तो मैं खुद ही बात कर लूँगी। प्रोफेशनल अंदाज में उससे कहते हुए अपना फ़ोन उठाया था। ओके मैम, ये कहता वो उठ खड़ा हुआ। अयाज अंकल, नॉट बैड, मुँह ही मुँह में कहता वो अपनी मुस्कुराहट छुपा गया था। ओके सर, अब मैं चलूँगा, एक काम है। इजाज़त तलब नज़रों से उन्हें देखते हुए पूछा। यस यस श्योर, मुस्कुराते हुए उसे इजाज़त दी। ज़िंदगी का काम है, वो अपनी तर्ज पर चलती रहती है। हादसे, वाक़यात, ट्रेजेडीज़, ये सब ज़िंदगी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो आए दिन पेश आते रहते हैं। बस कभी इनका असर कम हो जाता है, कभी ज़्यादा, कभी आम, कभी तल्ख, कभी लम्हे में ज़ायल हो जाता है, कभी लम्हे खा जाता है। लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। वो ना किसी के लिए रुकती है, ना रुकी थी और ना ही कभी रुकेगी। उसके बहाव के साथ चलने वाला ज़िंदा रहता है, और जो इस बहाव के साथ नहीं चल सका, सारा जो लड़खड़ाया वो ढह गया। रूहानी या जिस्मानी मौत पर लाजिम है। अस्पताल में आए उसे 3 दिन गुजर चुके थे और आज उसे डिस्चार्ज मिल गया था। उसके डिस्चार्ज पेपर साइन करके वो कमरे में कदम रखने वाला था जब इसकी कमज़ोर सी आवाज़ उसकी समाज से टकराती उसके कदम कमरे की दहलीज पर ही रोक गई। यार, तुम इस तरह नहीं सोचो। देखना, मुझे यकीन है आंटी ज़रूर तुम्हें मिलेंगी। यहाँ तो वो इसलिए नहीं आई क्योंकि इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो बस इसलिए। क्या अम्मी की तबीयत ख़राब है? हद करती हैं अम्मी भी। उन्होंने दवाई नहीं ली होगी अपनी बीपी की, और वो हमेशा यही करती है। बीपी चेक किया था किसी ने? अल्लाह, अक्सर तुम पिटोगी मुझसे। घर में इतने लोग हैं मेरी जान, इतना हल्कान नहीं हुआ करो। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक है। आंटी का बीपी शूट कर गया था और वो दवा ली थी, दवा नहीं ली थी, पर अब दवा के वगैरह ले चुकी हैं और ठीक है। बस ज़रा कमज़ोरी के बायस घर वालों ने ही इन्हें मना किया था आने से। उसे आंखें दिखाती वो अपना माथा पीट रही थी। शुक्र है अल्लाह का कि वो ठीक है। तुम्हें पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। ताकि तुम्हें इस तरह परेशान हो जाती। और वो जो बाहर अस्पताल से जोक की तरह चिपक गया है ना, एक लम्हे के लिए भी पहरेदारी से नहीं हट रहा, उसके गुस्से का रुख अपनी जानिब कर लेती। माना मुझे ज़िंदगी से कोई ख़ास मोहब्बत नहीं, मगर अपनी बहन से है भाई, और इसकी ज़िंदगी भी रहना चाहती हूँ। सो प्लीज़। क्या वो एक बार भी घर में गया? नहीं भाई, अजीब पागल लड़का है, इसलिए तो मुझे इस पर गुस्सा आता है। अड़िया, चलो अब घर चलते हैं और आंटी से मिलते हैं। नहीं, अम्मी कभी मुझसे मिलने नहीं आएंगी, मैं जानती हूँ उन्हें। एक फीकी सी मुस्कान चेहरे पर लाती हुए उसके चेहरे से नज़रें फेर गई। अना भी खामोश हो गई थी क्योंकि वो जानती थी कि वो सही कह रही है। उसकी तकलीफ़ वो बचपन से अपने दिल पर महसूस करते आया था, और आज फिर से उसकी तकलीफ़ महसूस करते उसके सीने में कहीं जलन हुई थी। फाइल खोलता वो नॉर्मल से अंदाज में कमरे में कदम रख बढ़ाया। उसके अंदर आते दोनों ने इसकी जानिब देखा। अक्स की जांचते निगाहें बड़ी गौर से उसके चेहरे को देखती जानना चाह रही थी कि कहीं वो इनकी बातें तो नहीं सुन चुका। मुकाबिल ने उनकी आंखों में देखने से मुकम्मल तौर पर एतराज़ बढ़ता। इस औरत की आंखों में तैरती मायूसी इसको जलते अंगारों पर ला खड़ा कर देती थी। कमरे की खामोशी को डॉक्टर के साथ आते हुए अस्पताल के अमले ने तोड़ा। हेलो प्यारी लड़की, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में मुस्कुराते पूछा। वो एक दरमियानी उम्र की फ़ीमेल डॉक्टर थी। तो फिर कैसी है ये प्यारी सी लड़की? अब छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं? बहुत बेहतर, अक्स ने भी मुस्कुराकर जवाब देते सर हिलाया। गुड। सो फिर आज तो आप घर जा रही हैं, लेकिन अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। ज़्यादातर अभी कोशिश कीजिएगा कि लिक्विड इंटेक रखें। ओके। थैंक यू डॉक्टर। ये तो हमारी ड्यूटी प्यारी लड़की, बस अपना ख्याल रखना, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहते फ़ाइल उठाई। वेल, शुक्रिया तो हमें करना चाहिए कि आप जल्दी ठीक हो गई हैं, वरना हम सबको ज़रूर किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जानी थी। डॉक्टर के साथ आए जूनियर डॉक्टर्स में से एक छोटी सी लड़की आगे आई। उसे अपने सामने फीमेल खड़ी ये डॉक्टर, जो उम्र में उससे छोटी लग रही थी, नाजुक सी गुलाबी सी चेहरा और आंखों में बच्ची सी नरमी लिए वो बहुत प्यारी और मासूम लगी। अक्स ने नासमझी से उसे देखा। ये जो आपके साथ है ना, ये मुझ समेत पूरे अस्पताल को शायद किसी दूसरी दुनिया में पहुंचा देने वाले थे। उसके चेहरे के तासुरात देखती वो तफसील से बताने लगी। दयान ने पहले इस डॉक्टर को घूरा और फिर उसे देखकर सर झुकाकर अपनी कनपटी खुजाने लगा। ओह सॉरी फॉर दैट। ये अक्स को शर्मिंदगी ने आन घेरा। उसे घूर कर देखा।
अरे नहीं नहीं प्लीज़ मिस, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ऐसे परवाह करने वाले लोग किस्मत वालों को मिलते। हम सब तो बाद में ये सोच रहे थे कि वाह हाउ लकी शी इज़। इस जूनियर डॉक्टर की ज़बान जैसे जैसे चलती जा रही थी वैसे वैसे अक्सर शर्मिंदगी के गड़े में धंसती जाती। अब दयान को सख्त निगाहों से घूर रही थी और सामने खड़े वो साहबजादे ऐसे खड़े थे जैसे इनके बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में बात हो रही है। डॉक्टर की तरफ रुक के वो इन सब से बहरा बना खड़ा था, जबकि डॉक्टर समेत वहाँ मौजूद सबके चेहरे से मुस्कुराहट जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि अब नाब ने भी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। बस बहुत होगी बातें, कम ऑन। डॉक्टर उनकी तरफ मुड़ी थी। ओके अक्स, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। ओके मिस्टर दयान। अक्स का बाजू थपकती वो इन सबको चलने के लिए कहती कदम बाहर की सिमत बढ़ा गई। हाय, ख्याल रखिएगा अपना और इन मिस्टर अकुड़ का भी। वो छोटी लड़की उसके करीब कान की जानिब झुकते सरगोशी के अंदाज में कहती हंसते हुए जल्दी से सीनियर डॉक्टर के पीछे भागी। अक्स का बस नहीं चल रहा था कि इसके इतना जलील करवाने पर इस बदतमीज़ आदमी का सर ही कलम कर डाले, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे बेइज्जत करवाने की। जो भी था, लेकिन कुछ देर पहले छाई इस कमरे की मायूसी इस लड़की की वजह से कहीं ज़ायल हो गई थी। चले, इसको देखने से दराज बढ़ता नाब को देखते बोला। जवाब नाब की तरफ से ही आया था। ऐसी हरकतें ही नहीं करनी चाहिए इंसान को कि जिसके बाद नज़र मिलाने के काबिल ही ना रहे। बाहर निकलते दयान की पुष्ट को गुस्से से घूरते हुए कहते हुए उसे पलटने पर मजबूर कर दी। व्हील चेयर मंगवाऊँ या खुद चल कर जाएंगी? पलट कर गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। जवाब बिल्कुल ही बरक्स देखकर वह शदीद झुंझलाई थी। स्ट्रेचर मंगवा दो, चिढ़ते हुए नागवारी से तंज किया। अरे स्ट्रेचर, कहीं तो उठाकर ले जाओ। गहरी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालते उसने बुलाकर तंज किया था। क्या हम चल सकते हैं? इससे पहले कि यहाँ जंग शुरू होती अनाब ने बीच में बोलना ज़रूरी समझा। जी बिल्कुल, मुकाबले ने फरमान बरदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़े। गुस्से से तनतनाती हुई जल्दबाजी में बेड से उतरती और पाँव जो कब से लेटे रहने की वजह से सुन हो रहे थे और ज़ख्म भी अभी कुछ ताज़ा थे, एकदम ज़मीन पर रखने से लड़खड़ा गए। वो बुरी तरह से मुंह के बल गिरने वाली थी जब दयान ने लम्हे की देरी किए बिना उसे कोहनी से पकड़ते सहारा दिया। या अल्लाह, हक संभाल कर। अना भी एकदम उसकी जानिब लपकी थी, पर इससे पहले वो अक्स तक पहुंचकर उसे गिरने से बचा चुका था। अगर मेरी आंखों पर कम और अपनी पर ज़्यादा ध्यान दिया होता तो ये ना होता। सर दाएं बाएं हिलाए वो उसे बेड पर बिठाया था। आप दोनों रुकें, मैं व्हील चेयर मंगवाता हूँ। कुछ ही देर में स्टाफ बॉय व्हील चेयर लेकर कमरे में दाखिल हुआ। अनाब की मदद से वो व्हील चेयर पर बैठ चुकी थी। उसकी पुश्त पर खड़े स्टाफ बॉय का हाथ व्हील चेयर को पकड़ने के लिए ले जाते देख वो फ़ौरन उसे टोक दिया था। रहने दो, मैं कर लूँगा, तुम जाओ। सख्त आंखों से उसे देखते यहाँ से भेजा। और फिर राहदारी में मौजूद हर शख्स ने रश्क भरी इस लड़की को देखा और उसके पीछे इस व्हील चेयर चलाते सालिशान मर्द को देखा था। सुरमई आंखें जिनकी निगाहें सिर्फ उस लड़की पर जमी थी। हो गए तुम्हारे सैर सपाटे? वो भी घर में दाखिल हुई थी जब सामने अपने पोर्शन में हमदान साहब और हफ्सा बेगम को बैठे पाया। आलियान और आयत भी पास ही बैठे थे। दूसरे सोफे पर दराज दारिया बैठी हुई थी, जिसके चेहरे पर दम मिटे आंसुओं का निशान देख इसका दिमाग भग से उड़ा। अक्स के पास थी। इंतहाई जब्त से कहते वो दारिया के करीब आई। क्या हुआ है दारी, क्या हुआ है मेरा बच्चा? वो कुछ ना बोली तो दोबारा पूछा। वो चाचा कह रहे थे कि आप घूमती रहती हैं लोगों के। टूटे फूटे जुमलों में कहती वो जब्त खोती रोते हुए इसके गले लगी। उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या कहे, कैसे बताए वो बातें। अनाब ने आगे कुछ नहीं कहा। वो जान गई थी कि किस कदर घटिया बकवास की गई थी उसकी बहन के साथ। बस चुप, मैं आ गई हूँ ना, शाबाश चुप। उसे चुप करवाती तेज़ नज़रों से उन्हें देखती हुई उनकी जानिब मुड़ी। क्या बकवास की गई है मेरी बहन के साथ? कोई बकवास नहीं की गई है, वही बताया है जो सच है। बहन को भी तो पता चले कि घर के बाहर क्या होता फिर रहा है। चाचू, आप कह रहे हैं ये सब? वो हैरान नज़रों से उन्हें देख रही थी। सारा गुस्सा अफसोस की नज़र हुआ था। वो अपने खून के रिश्ते को यूं अपनी ज़ात के परखच्चे उड़ाता देख एक कदम पीछे हुई। हाँ, मैं कह रहा हूँ, कब तक चुप रहता? कब तक? बोलो। जब पूरी तरह से हमारी इज्जत नीलाम कर चुकी होती तब बोलता। बेगैरत लड़की, वो चीखे थे। इन पर उस वक्त फिरौनियत छाई हुई थी कि अनाब की आंखों की लावारसी, उसके चेहरे की परछाई यतीमी भी इनको ये घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल करने से नहीं रोक पाई थी। आप खो चुके, पर मैं अभी खून का लिहाज खोना नहीं चाहती हूँ। लिहाजा बहुत तमीज़ से कह रही हूँ कि मेरे घर से चले जाए अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाए। वो वाकई उस वक्त कुछ नहीं कहना चाहती थी। वो इनके जितना नहीं गिर सकती थी। दारिया, आप कमरे में जाओ।
اس کے کہنے پر داریہ اپنے کمرے میں جاتی بند ہوئی۔ بے غیرت، بے حیا، جب پورا پورا دن گھر سے غائب رہتی ہے تب کہاں جا سویا تھا یہ لحاظ؟ جواب دو، ہمیں جانے کے لیے کہتی ہو، جاؤ گی تو اب تم، وہ بھی صرف اس پورشن سے نہیں بلکہ اس گھر سے باہر جاؤ گی۔ تمہاری جیسی لڑکی کو اپنے گھر میں رکھ کر مجھے اپنے سر نہیں دینی یہ بدنامی۔ میری بھی ایک بیٹی ہے، تمہارے اس گندے کردار کی سیاہی میں اپنی بیٹی کی زندگی پر نہیں پڑنے دوں گا۔ چیختے چلاتے ہوئے اس کے کردار کی دھجیاں اڑا کر رکھ گئے۔ ایک لمحے میں اسے جلتے انگاروں پر لٹا دیا تھا اس کے لفظوں نے۔ ہمدام صاحب شاید بھول چکے تھے کہ وہ ان کے بھائی کی یتیم ہیں جن کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ حفصہ بیگم بھی آئی برو چڑھاتی ان کی حمایتی بنی کھڑی تھی۔ آیت منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہنسی روک رہی تھی، جبکہ علیان اب اپنے باپ کے اس قدر سخت الفاظوں پر لال ہوتا ہوا چہرہ لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ شاید اس میں اتنی غیرت ابھی باقی تھی کہ بہن کے لیے استعمال ہوئے یہ لفظ اسے ناگوار گزرے تھے، لیکن بولا کچھ نہیں تھا کہ باپ کے سامنے جانتا تھا کہ اس کا کہنا بیکار تھا، لیکن اسے زیادہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حناب نے آسودگی سے وہاں سے آ جاتے علیان کو دیکھا تھا۔ چاچو، مت بھولیں کہ آپ کی بھی ایک بیٹی ہے، بس کر دیں، یہ یتیمی یا لاوارثی ہمارے اپنی چوائس نہیں ہوتی۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر کوئی تماشا نہیں چاہتے آپ لوگ تو اوپر جائیں۔ بہت مشکل سے کہتے اس نے گلے میں پھنسے آنسوں کو حلق سے نیچے اتارتے دبے دبے لہجے میں کہا۔ وہ چاکر بھی انہیں ان کے انداز میں جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ بد دعائیں دے رہی ہیں؟ آیت کا دل دہلا تھا اب۔ نہیں نہیں، تمہیں تو کیا میں بد دعا میں کسی کو بھی نہیں دے سکتی۔ یقین جانو، دنیا میں ایسا کچھ نہیں کہ جس کے بدلے میں بد دعا دی جائے۔ اس کے آگے کوئی تکلیف، کوئی اذیت کچھ نہیں ہے۔ اور تم تو بہت چھوٹی ہو میری جان، بہت نازک، تم یہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ یتیمی لاوارثی کا بوجھ تمہاری نازک کندھوں پر خدا نہ کرے کہ کبھی آئے۔ یہ یتیمی کا جو دکھ ہے نا، یہ روز روز مارتا ہے۔ یہ لفظ یتیمی خدا نہ کرے کہ کبھی تمہارے لیے استعمال کیا جائے، کچھ ہو جائے، یہ بد دعا میں کبھی نہیں دے سکتی تمہارے لیے۔ بہت مشکل ہے اسے سہنا۔ یتیمی کی خاک سے بہتر قبر کی خاک ہے۔ دعا کیا کرو کہ یتیمی کی خاک چہرے پر پڑنے سے پہلے قبر کی خاک سے چہرہ ڈھک جائے، کیونکہ یتیمی دفن نہیں کرتی، زندہ درگور کر دیتی ہے میری جان۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز رند گئی تھی، پر بلا کا ضبط تھا کہ ایک آنسو جو ٹپکا ہو آنکھ سے۔ ایک لمحے کے لیے حفصہ بیگم اور ہمدان صاحب دونوں کے قدم ڈگمگا گئے تھے، جبکہ آیت بدھ بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اور آپ، آج برداشت کر گئی ہوں، آئندہ میری بہن سے کوئی اس طرح کی بات کی یا اس کے سامنے اس طرح کی کوئی بات کی تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ کا اور میرا کیا رشتہ ہے۔ دم سادے کھڑے ہمدان صاحب کی جانب رخ کرتے ہوئے اپنے مضبوط لہجے سے انہیں بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ کہیں دور مغرب کی اذان کے بعد مولوی صاحب کے درس کی آواز آ رہی تھی۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس آیت میں پروردگار عالم واضح طور پر الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے اپنے پیٹ میں دہکتی ہوئی آگ بھر لی ہو۔ ذرا سی آگ سے انسان کس قدر جھلس جاتا ہے، تو ذرا سوچئے کہ تب کیا ہوگا جب وہ اپنے جسم کے اندر دہکتی ہوئی آگ بھر لے۔ آگ بھی کوئی عام آگ نہیں ہے، دہکتی ہوئی جہنم کی آگ کہ جو اس کے لیے دائمی ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ آگ ہم کس وجہ سے اپنا نصیب بنا رہے ہیں؟ اس دنیاوی آسائشوں کے لیے، اس دولت، لالچ، ہوس کے لیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، پر یتیموں کے ساتھ ان کی نرمی، ان کی محبت ہمارے لیے قابل مثال ہے۔ ہم اپنے آپ کو سنت کا پابند کہتے ہیں، ہم یہاں چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو، بے بنیاد باتوں کو وجہ بنا کر اس پر لڑنے مرنے کو تیار رہتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے خدا نے ہمارے لیے مثال بنا کر بھیجا، ان کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے ہمیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا درس نہیں دیا؟ کیا انہوں نے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی تلقین نہیں کی؟ قرآن مجید میں یتیموں کا ذکر بار بار آیا ہے تاکہ یہ معاشرہ سمجھے کہ یتیم ہمارے لیے اللہ کے رحم کا امتحان ہے۔ جو یتیم کو دبائے وہ دراصل اللہ کے حکم سے منہ موڑتا ہے۔ دراصل یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے، ہمارے اخلاق کا، ہمارے سلوک کا، ہماری محبت، ہمارے خلوص، ہماری نرمی کا، پر افسوس کے ساتھ کہ ہم اس میں بری طرح سے ناکام ٹھہرتے ہیں۔ ایک اور جگہ خدا نے فرمایا ہے، بس یتیم پر ہرگز سختی نہ کرو۔ خدا نے ہر طرح سے یہاں یتیموں پر سختی کرنے سے روکا ہے، اور بھی جگہ واضح طور پر یتیموں کے ساتھ سختی سے روکا گیا ہے۔ یتیم پر ظلم کی پہچان، یتیم کو دھکے دینا، دین کو جھٹلانا، یتیم کا مال کھانا،
जहन्नुम की आग, यतीम की इज्जत ना करना, इखलाकी सवाल। ये सब बातें कुरान ने वाज़ेह अल्फाज में बयान की है। मुझे पहले ही अपना साहिबान खो चुके होते हैं, जिनके दिल दर्द से कर्ब से भरे हुए होते हैं। इन पर जुल्म करना हमारे नबी का दर्स तो नहीं है। ये सब करके हम किसकी पैरवी करें? हम अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहने वाले क्या वाकई उनकी पैरवी कर रहे हैं? कहीं हम यजीद की पैरवी तो नहीं कर रहे कि जिसकी नींद में एक छोटी सी बच्ची की सिसकियाँ खलक बनती हैं, जो एक गिनते ही मासूम बच्ची के साथ एक छोटी सी मासूम बच्ची को यतीम कर दिया गया था, कि जिसके सर पर हाथ रखने की बजाय गोशवारे छीने गए, जिस पर जुल्म की इंतहा कर गई, जिसे ज़िंदान में बंद कर दिया गया। हम कहाँ हैं? हम किसकी पैरवी करें? हम किसका हाथ थाम कर बैठे हैं और किसका छोड़ बैठे हैं? हमें अपना मवाजना करने की अशद ज़रूरत है। हमें अपने आप को राह रास्त पर लाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहलियत अतहार अलैहिस्सलाम की जानिब फेर दें। हम इनकी पैरवी करते हुए नहीं देखते हुए अपने परवरदिगार आलम के रास्ते पर चलते हमेशा बराह रास्त पर रहें, और जो भटक गए हैं तो परवरदिगार के बताए सीधे रास्ते पर आ जाएं। बेशक वो रब बहुत मेहरबान है, नेकी की राह तलब करने वाले को तन्हा नहीं छोड़ता। खुदा हम सबको यतीमों के साथ रहम और शफ़क़त करने वालों में कर दे, आमीन। रात के 9 बज रहे थे और सब आहिस्ता आहिस्ता डाइनिंग टेबल पर आते अपनी जगह पर बैठते जा रहे थे। अक्सम अभी तक नहीं आया था। कैसा चल रहा है सब? कोई मसला तो नहीं हो रहा तुम्हें यहाँ सब सेटअप करने में? अयाज साहब ने मेहराब को देखते पूछा। नहीं भाई, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बालों को मैसे से जूड़े की शक्ल दी हुई थी। शहद रंग आँखों से बार बार तंग करते गाजी को घूरते हुए बोली, सही गुड। गाजी तंग नहीं करो उसे, खाना खाने दो, मुस्कुरा कर इससे कहते फिर गाजी को टोक गए। क्या बाबा, आप भी? कुछ नहीं कह रहा। आने दे देना, नहीं करे ना भाई। उससे अपना आईपैड छीनना चाहो। कितनी बार खाना है? खाने के वक्त नो गैजेट्स, आंखें दिखाते बोली। खांसते अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता वो मेहराब के सामने वाली कुर्सी पर आ बैठा। अक्सम, अब हाथ का ज़ख्म कैसा है? फातिमा बेगम ने इसके हाथ को देखते पूछा। ठीक है भाभी, अब तो बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। इन्हें इत्मीनान दिलाते बिरयानी की ट्रे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। सामने ही साथ मेहराब ने भी ट्रे को थामा था। दोनों में से किसी ने भी हाथ पीछे नहीं किया। अयाज साहब और फातिमा बेगम ने तो परेशानी से एक दूसरे को देखने लगे, जब गाजी और ज़ेब शरारती निगाहों से इन दोनों को देख रहे थे जैसे कोई मैच चल रहा हो, जबकि वो दोनों ट्रे पर हाथ रखे एक दूसरे को देख रहे थे। एक की आंखों में खुला जलन था तो एक की आंखों में शरारत। तुम्हें क्या लगता है मानो बिल्ली, आनी छोड़ेगी या चाचू? गाजी ने राजदारी से इसको आगे आने का इशारा करते पूछा। चाचू जीतेंगे, आनी ही छोड़ेगी। वो भी सामने से पूरी टेबल पर झुकती उसके करीब होती राजदारी से आंखें नचाकर बोली। दोनों इस तरह बात कर रहे थे जैसे डाइनिंग टेबल पर नहीं बल्कि किसी फुटबॉल के मैदान में बैठे हैं और अपने अपने पसंदीदा प्लेयर्स पर तबसरा कर रहे हों। नहीं, आनी जीतेंगी। नहीं, चाचू जीतेंगे। दोनों की बहस करते करते ज़रा आवाज़ ऊंची हुई, अयाज साहब के कान तक पहुंची, जिस पर इन्हें सही से गुस्सा आया था इनकी इस बचगाना बहस पर। गाजी, आंखें दिखाते गाजी को सीधा होने का इशारा किया, जो पूरा का पूरा टेबल पर लेट ही गया था ज़ेब से बात करने के चक्कर में। डिश छोड़े, मेहराब ने पहल की। छोड़ें? ज़ेब तो बेहोश होते होते बची थी मेहराब की अक्सम को तानी इतनी इज्जत देने पर, जबकि बाकियों का हाल भी उससे जुदा ना था। सभी के लिए मेहराब का ये तर्ज तो खातिब नया नया था। अभी तक मेहराब की इन सब के सामने अक्सम से बात जो नहीं हुई थी। ना छोड़ो तो? अक्सम ने भी आईब्रो उचकाते पूछा। शुक्र है चाचू वही है। ये आने को क्या हुआ? इतनी इज्जत? वाह भाई, हमारे चाचू तो बड़ी नकली लकी निकले। चलो नहीं नाराज़ हुई, पर इज्जत देंगे भी चाचू को। गाजी तो अपना कहकहा रोकता ज़ेब से अपने ख्याल बयान कर रहा था। दोनों ऐसे कमेंट्री कर रहे थे जैसे वाकई कोई मैच चल रहा हो। आग लगे बस्ती में गाजी, ज़ेब अपनी मस्ती में। मैंने कहा डिश छोड़े मिस्टर, पहले ही मैंने हाथ बढ़ाया था। मेहराब ने झुंझलाते हुए डिश थोड़ी सी अपनी तरफ करनी चाहिए, जिसे अक्सम की गिरफ्त ने नाकाम कर दिया। हेला मिस्टर, सोल्ड इज्जत मिल रही है सोलिड इज्जत मिल रही है चाचू को। वाह भाई, चाचू के सितारे तो अरूज पर लग रहे हैं। ज़ेब फिर कमेंट्री करने से बाज नहीं आई थी, जबकि इसकी बात पर पास बैठी फातिमा बेगम ने उसे आंखें दिखाई। मैंने भी कहा कि ना छोड़ूं तो? वो भी अपनी ज़िद का पक्का था। ऐसे हैं तो ऐसे ही सही मिस्टर, अभी प्यार से कह रही हूँ। अगर उसके अल्फाज अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि मुकाबल के हाथ डिश से हट गए थे। प्यार से तो कुछ भी। गहरी मुस्कुराहट के साथ उसकी जानिब मुस्कुराहट उछालता वो मायनी खेजी से बोला,
جبکہ اس کی بات پر ایاز صاحب نے غصے سے اسے گھورا تھا اور فاطمہ بیگم تو منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی مسکراہٹ چھپاتی چہرہ ہی جھکا گئی تھی۔ دوسری طرف غازی ایک آئیبرو اوپر نیچے کرتا زیب کو چڑھا رہا تھا۔ دیکھا، میں جیت گیا۔ کیا چاچو؟ ہار گئے اور مجھے بھی ہرا دیا، منہ پھلاتی اقسم کا بازو ہلاتی ناراضگی کا اظہار کیا۔ چاچو کی جان، اگر چاچو کی ہار جیت سے تمہاری ہار جیت ہے تو پھر تم جیت گئی ہو، کیونکہ تمہارے چاچو آج جیت گئے۔ سو انجوائے اے ہیپی فیس۔ اس باتوں کا مفہوم وہاں بیٹھا شخص سمجھ چکا تھا۔ اس کی بات سنتے محراب پلیٹ آگے کرتی خط سے سر پڑتی یہاں سے اٹھ چکی تھی، جبکہ زیب غازی کو زبان دکھا رہی تھی کہ دراصل تو وہ جیتی ہے، جبکہ غازی اب محراب کی چھوڑی ہوئی پلیٹ میں نکالی بریانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کھانے میں مگن تھا۔ ویسے اچھی بریانی بنائی ہے ماما، کچھ زیادہ ہی ذائقے دار ہے۔ تم چلو ذرا میرے ساتھ، میں تمہیں بتاتا ہوں ذائقہ کیا ہوتا ہے، اقسم نے اسے ترچھی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا، بے بسی سے ایاز صاحب کو دیکھو۔ میری بلا سے ایاز صاحب تو دونوں سے ہی سخت نالاں تھے۔ عالم پیلس میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا، صرف حمدہ بیگم کے کمرے سے روشنی آ رہی تھی۔ دادو، ایک بات بتائیں، کیا آپ کو واقعی بڑی پھوپھو کی یاد نہیں آتی؟ غزوان نے آج پہلی بار حمدہ بیگم سے سوال کیا تھا۔ کوئی ان کا نام نہیں لیتا تھا اس گھر میں۔ آتی ہے، بہت آتی ہے، پر تمہارے دادا نے کبھی اسے معاف نہیں کیا۔ پھر تمہارے باپ نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی پر اس کا کچھ پتہ نہ چلا، اور بس پھر ہم نے امید ہی چھوڑ دی۔ ان کی آنکھوں میں ایک دم ہی اپنی بیٹی کا نام سنتے آنسو آئے تھے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے ان کا پتہ چل چکا ہے تو؟ تم سچ کہہ رہے ہو غزوان؟ سچ بتاؤ دادو کی جان۔ وہ تو خوش ہو اٹھی تھی۔ انہیں لے آؤ۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک تو ہے نا؟ میں بہت دعا کرتی ہوں ان کے لیے۔ بچے بھی ہوں گے نا ان کے؟ کیسے ہیں؟ ایک ساتھ سوالات کرتی وہ اسے گہری سانس لینے پر مجبور کر رہی۔ وہ کیسے بتاتا کہ جن کی بوڑھی آنکھوں میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ڈیب جل اٹھے ہیں۔ جی دادو، سب ٹھیک ہے، اور جی بالکل ان کی دو پیاری پیاری بیٹیاں ہیں۔ ایک تو بہت پیاری ہے، معصوم سی گڑیا جیسی، لیکن دوسری شیطان کی خالہ ہے محترمہ، غصہ تو ان کی ناک پر رہتا ہے۔ لوگوں کے بارے میں مفروضے قائم کرنے کے بارے میں ماہر ہے، پاگل ہے بالکل۔ ویسے چھوٹی والی بالکل آپ کی بیٹی کی کاپی ہے، انہیں تفصیل سے بتاتے آخر میں شرارتی انداز میں مسکرایا۔ اس کے انداز پر وہ روتے روتے ہنس دی۔ کوئی نہیں، دونوں بہت پیاری اور اچھی بچیاں ہوں گی، بالکل میری بیٹی کی طرح سلجھی ہوئی نیک طبیعت کی خوبصورت شہزادیاں، دادو نے اس کے کندھے پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، ابھی نوازیاں آئی نہیں کہ پوتے کو مار رہی ہیں، کل تو شاید گھر سے ہی نکال باہر کریں گی۔ مصنوعی ناراضگی دکھاتے کندھا سہلاتے ہوئے بولا۔ نہیں دادو کی جان، اپنے سارے بچوں میں میری جان ہے، مجھے تم دونوں ہی عزیز ہوگے۔ چھوٹی والے کو آپ عزیز رکھ لیں، پر وہ دوسری والی محترمہ؟ نہیں بھائی، حمدہ بیگم نے پہلی بار اپنے بڑے پوتے کی آنکھوں میں یہ چمک دیکھی تھی، جو کسی لڑکی کے ذکر پر بار بار اس کی گہری بھوری آنکھوں کا رنگ بدلتی خوشکن تاثر پیش کر رہی تھی، وہ بھی اس لڑکی کے ذکر پر جس کے لیے جناب کے پاس صرف شکایتیں تھیں۔ یہ تو غلط بات ہے، پھر اسے عزیز کون ہوگا؟ حمدہ بیگم نے بھی شرارتی انداز میں کہا۔ وہ بھی اس کی دادی تھیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، کوئی تو ہوگا جسے وہ عزیز ہوگی۔ یہ کہتا وہ ان کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ ایک چہرہ تھا اس کی بند آنکھوں کے پیچھے آتا، اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ حمدہ بیگم مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ بیڈ پر لیٹی سونے کی کوشش میں کروٹیں بدلتی وہ اپنے ماضی کے ایک باب کو کھول بیٹھی تھی۔ ماضی۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے ثانیہ؟ آرام سے کہاں جا رہی ہوں اس حالت میں؟ ادھر آؤ، بیٹھو ادھر۔ زیب بیگم نے کچن میں میز کے قریب کرسی کھسکا کر انہیں آرام سے بٹھا۔ بھابھی، میں کب سے آپ کو بول رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے نا مجھے آپ ہر وقت اپنے پاس چاہیے، پر آپ میرے سنے تب نا۔ ثانیہ ویسے تو بہت انٹروورٹ ٹائپ کی شخصیت تھی، پر اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرنے والی تھی، خاص کر زینب بیگم سے بہت زیادہ اٹیچ تھیں۔ اب بھی لاڈ سے زینب بیگم کا ہاتھ پکڑتے ان سے شکوہ کرتی سنجیدہ سی ثانیہ نہیں دکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ کہو۔ میں تمہارے لیے تمہارے پسندیدہ بادامی دودھ بنا رہی تھی، لو پیو اور اب بتاؤ کیا ہوا، کیوں بلا رہی تھی؟ زینب بیگم نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا اور برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ بھابھی، وہ مجھے یہ بتانا تھا کہ امی وغیرہ کچھ دن کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ سب انتظام دیکھ لیں گی نا؟ ثانیہ نے خوشی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی بہنوں اور ماں کے آنے کا بتایا۔
सानिया का मेका लाहौर में था, तो जब वो लोग आते थे कुछ दिन रुक कर जाते थे। अरे हाँ मेरी जान, मैं सब देख लूँगी, तुम फिक्र मत करो, बस आराम करो और इनके साथ एंजॉय करना। ज़ैनब बेगम ने प्यार से हंसते हुए कहा। दरअसल सानिया बहुत जल्द माँ बनने वाली थी और पूरा घर इस खुशी से फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि ये दिन शाविला में काफ़ी सालों के बाद आया था। ज़ैनब बेगम और एहतशाम साहब की शादी को 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन अब तक औलाद की नेमत से महरूम थे, जिसकी वजह से ज़ैनब बेगम बहुत रंजीदा रहने लगी थी। पर एहतशाम साहब हमेशा इन्हें हौसला देते और अल्लाह पर भरोसा करने के लिए कहते थे। जब से सानिया ने ये खुशखबरी सुनाई, मानो पूरा घर हवाओं में उड़ रहा था, और हैदर शाह ने तो पूरे इलाके में मिठाइयाँ भिजवा दी थी और गरीबों में तहाइफ तकसीम किए थे। ज़ैनब बेगम तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने सानिया को बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह समझा था, कभी देवरानी नहीं समझा। तो खुशी भी सबसे ज़्यादा इन्हीं की थी। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन ये खूबसूरत सी परी इस दुनिया में आ गई, पूरे शाविला में रौनकें बिखेरते हुए। सब खुशी से पागल हो रहे थे। उसी खुशी में पूरे इलाके में मिठाइयाँ और तहाइफ बांटे गए। इस घर की पहली खुशी, पहली रौनक पर सब बहुत खुश थे, मगर उसी शाम शाविला वालों के आंगन में इस परी के आने से खुशियों का ठाठे मारता समंदर बह उठा। तो दूसरी तरफ ये शाम ही एक दर्द भी उनके दामन में डाल गई। सब बहुत अफसरदा थे। सबके दिल एक लम्हे में दोनों एहसासात के लिए तैयार नहीं थे। एक जगह खुशी थी तो एक जगह तकलीफ़, और दोनों ही बराबर थी। पर शाविला के मकीनों ने इसमें अल्लाह की बेहतरी समझकर अल्लाह की रहमत पर जी जान से शुक्र अदा किया और अल्लाह के इम्तिहान पर साबित कदम रहे। पर वहाँ कोई ऐसा भी था जो ये फूल सी मासूम बच्ची के नरम से चेहरे में तलखियाँ और अपना कर कर्बनाक माजी देख रहा था। भाभी, ये कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल मुझ पर गई है, मेरी जान है ये भाभी। ज़िशान ने नन्ही सी शहज़ादी को गोद में लेते हुए प्यार से कहा। मुझे भी गोद में लेना है भाई। नहीं बस अब बहुत देर हो चुकी है, सब आराम करो, भाभी भाई को भी आराम करने दो। मरियम बच्ची को लेने की बारी पर थी कि बानो बेगम ने आकर सबको आराम करने का कहा और कमरे से रवाना करना चाहा, क्योंकि वो जानती थी कि सानिया, ज़िशान और बाकी सब भी थके हुए हैं। ख़ासकर सानिया को कुछ पल सुकून की ज़रूरत थी, क्योंकि अस्पताल में एक हफ़्ता गुजार कर सब बहुत थक चुके थे और जो दुख इस खुशी के साथ मिला था वो भी कम नहीं था। डॉक्टर ने सानिया और बच्ची को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ था। अब जब दोनों बेहतर थे तो आज डिस्चार्ज कर दिया गया था। जिस तरह वेलकम का सोचा था, हालत के पेश नज़र वो मुमकिन नहीं था, पर खुशी भी काबिल दीद थी। तो पूरा शाविला जमा था, लाइन में लगी हसीन परी पैकर से मिलने के लिए। सानिया, क्या सोच रही हो? ज़िशान साहब ने अपने मखसूस अंदाज में पूछा था। कुछ नहीं, सानिया ने सरसरी सा जवाब देकर अपनी आंखें मूंद लीं। सानिया, क्या नाम रखें इसका? सोचा कोई तुमने नाम? मैंने वैसे बहुत से नाम में पहले ही सोच रखे, मगर तुम बताओ तुमने क्या? बस कर दें, चुप हो जाए। क्या नाम लगा रखा है? आप कैसे भूल सकते, इतनी जल्दी कैसे फरामोश कर दिया? क्या अभी भूल गए कि एक हफ्ता पहले क्या हुआ था? अचानक सानिया गुस्से से चीखते हुए हाथों से चेहरा छुपाकर रोने लगी। क्या हो गया ऐसा? ये बात तुम भी कह भी कैसे सकती हो सानिया? नहीं भूला मैं, मगर जो खुशी आई है क्या उससे मुंह मोड़ लूँ? क्या अल्लाह की दी हुई रहमत को फरामोश कर दूँ? कैसी बातें कर रही हो क्या गया है? ज़िशान शाह ने सुर्ख होते चेहरे के साथ इन्हें देखते कहा। इनकी आंखें सबसे सुर्ख हो रही थीं, जैसे वो आंखों ही आंखों में सानिया बेगम से शिकवा कर रहे थे कि क्या मैं इतना बेहिस लगता हूँ? सानिया बेगम ने इनकी जानिब देखते, आंसू पोंछते, बिस्तर से टेक लगाते माथे पर कोहनी रखी, आंखें बंद की। ज़िशान साहब ने भी फ़िलहाल खामोश रहना बेहतर समझा और खामोशी से लाइट्स ऑफ करके बगैर कपड़े बदले बराबर में करवट लेकर लेट गए। दोनों की रात आंखों में कटी थी, दोनों को ही नींद नहीं आनी थी। और पास ही खूबसूरत से झूले में लेटी मासूम सी शहज़ादी अपने मुस्तकबिल से बेखबर मीठी नींद में सोई हुई थी। खुदा ही जानता था कि उसकी ये नींद कब तक पुरसकून रहनी थी और आगे इसकी ज़िंदगी में क्या लिखा था। परिंदों की चहचहाट और सुबह की ठंडी तरोताज़ा हवा के साथ सूरज की सुनहरी किरणें हर तरफ बिखरती एक नए दिन के आगाज़ का पता दे रही थी। ज़ैनब बेटे, नाश्ता लगवा दें, जल्दी से सब नीचे आ रहे हैं, बानो बेगम ने मेज़ पर बैठते हुए कहा। जी अम्मा, बस अभी लगवाती हूँ, हाथ में लिए ज़ैनब बेगम ने जवाब दिया। नाश्ता मेज़ पर लग चुका था और तकरीबन सभी नीचे आ चुके थे, सवाई सानिया और ज़िशान के। रुखसाना बेटे, आप जाकर ज़रा सानिया और ज़िशान को बुला लाएं और पूछ लें कि अगर वो अपने कमरे में ही नाश्ता करेंगे तो भिजवा दूँ। बानो बेगम ने रुखसाना शाह से कहा, जो इनके सबसे छोटे साहबजादे हसन शाह की बीवी थी। जी अम्मा, रुखसाना जवाब देती ऊपर की तरफ चल दी। भाभी भाई,
رخسانہ نے دروازہ ناک کرتے ہی اجازت طلب کی۔ آ جائیں، ذیشان شاہ نے اجازت دی۔ اماں آپ لوگوں کو نیچے ناشتے پر بلا رہی ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہ اگر یہیں ناشتہ کرنا ہے تو بھجوا دوں؟ نہیں، ہم نیچے ہی آ رہے ہیں، ذیشان شاہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے بھائی۔ رخسانہ کہتے سائڈ سے جھولے میں بچی کو دیکھنے لگی۔ آج اتنی دیر کر دی، اور ثانیہ بیٹی کہاں ہے؟ حیدر صاحب نے ذیشان کو بیٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ جی بابا، دیر ہو گئی بس، اور ثانیہ کو بھوک نہیں تھی، ابھی ناشتہ نہیں کرے گی، بعد میں بھوک لگے گی تو کر لے گی۔ یہ کہتے ہوئے ذیشان نے اپنے گلاس میں جوس نکالا۔ سب ناشتے میں مصروف ہو گئے، مگر ذیشان صاحب نے صرف جوس پر ہی اکتفا کیا اور کچھ سوچنے میں محو ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بانو بیگم فکر مندی سے بیٹے سے مخاطب ہوئی تھی۔ کیا ہوا ذیشان بیگم، آپ ناشتہ نہیں کر رہے؟ جی اماں، کچھ کہہ رہی تھی آپ؟ اچانک خیالات کو جھٹکتے ہوئے بانو بیگم کی طرف دیکھتے بولے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ کچھ نہیں اماں، بس ایسے ہی۔ ذیشان نے بات ٹالنی چاہی۔ بانو بیگم نے بھی دوبارہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور بات پر ٹال کر سر ہلا دیا۔ ناشتے کے بعد احتشام، ذیشان اور حسان آفس کے لیے نکل گئے اور حیدر صاحب کسی دوست کے ہاں کام سے چلے گئے تھے، جبکہ رخسانہ اور زینب بیگم کچن میں کام دیکھنے لگی اور مریم جو ماں بننے والی تھی اور کچھ دن کے لیے اسی پورشن میں رکی ہوئی تھی، بانو کے پاس آ کر بیٹھی جو لان میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ انہیں کل سے ثانیہ بہت خاموش لگ رہی تھی، ایک عجیب سی خاموشی۔ ارے ثانیہ بیٹا، کب سے بچی رو رہی ہے، آپ دیکھ نہیں رہی؟ بیٹا بھوک لگی ہوگی بچی کو، دیکھیں، اٹھائیں اسے، بانو بیگم نے اندر آتے ہوئے کہا اور بچی کو گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ بانو بیگم ثانیہ کے پاس ہی آ رہی تھی کہ انہیں بچی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی تو وہ تیزی سے قدم بڑھانے لگی، مگر پاس ہی بیڈ پر ثانیہ کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ پاس ہی بیٹھی تھی مگر بچی کو تو چپ تک نہیں کروا رہی تھی۔ پھر بڑھ کر خود روتی ہوئی بچی کو سینے سے لگایا، مگر اس کا رونا اور بڑھ چکا تھا۔ ارے رے میرا بچہ، میری شہزادی پری، چپ ہو جا دادی کی جان۔ بانو بیگم اسے گود میں تھپک کر چپ کروانے لگی۔ پھینک دیں اسے کہیں لے جا کر، رو رو کر شور مچایا ہوا ہے، میری زندگی میں عذاب بن کر آئی ہے یہ، لے جائیں اسے یہاں سے۔ ثانیہ کانوں پر ہاتھ رکھ کے ہذیانی سی ہو کر چیخنے لگی۔ بانو بیگم نے حیران ہو کر ثانیہ کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر عجیب سا غصہ اور بیزاری تھی۔ ثانیہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ یہ تمہاری اپنی بچی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ایسی باتیں کر سکتی ہو۔ بانو بیگم نے پریشانی سے کہا، مگر ثانیہ کے لبوں پر اب قفل تھا، جیسے انہیں کسی بات کا احساس تک نہ ہو۔ بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ بانو بیگم نے ثانیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں ٹھیک ہوں خالہ، پلیز مجھے تنہا چھوڑ دیں، ثانیہ نے اکتاتے ہوئے کہا اور وہ اپنے بستر پر لیٹ کر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ بانو بیگم نے افسوس سے ثانیہ کو دیکھا اور پھر بچی کو گود میں لے کر باہر آ گئی۔ شام کو آفس سے لوٹنے پر ذیشان صاحب جیسے گھر پہنچے تو سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ اندر داخل ہوئے تو ثانیہ بستر پر خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ سپاٹ اور آنکھیں خالی۔ ثانیہ، ذیشان صاحب نے آہستہ سے پکارا۔ ثانیہ نے اس کی طرف دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ تم ٹھیک ہو؟ جواب ندارت۔ ثانیہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں، ذیشان صاحب نے قریب آتے اس سے پھر سے پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، میں ابھی پاگل نہیں ہوئی ہوں، ثانیہ نے مدھم آواز میں کہا۔ پھر بچی کے رونے پر تم نے ایسا کیوں کہا؟ اماں بہت پریشان ہیں، میں خود حیران ہوں کہ تم اتنی بدلی کیوں لگ رہی ہو۔ کیا کوئی بات ہے؟ مجھ سے کہو، میاں بیوی سے پہلے ہم ایک اچھے دوست ہیں، یہ مت بھولو۔ شاباش، بتاؤ کیا بات ہے، ذیشان صاحب نے نرمی سے کہا۔ ہاں کچھ نہیں سمجھیں گے، بس مجھ سے دور رہیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ثانیہ نے گہری سانس لیتے آنکھیں بند کی اور پھر آہستہ سے بولی۔ ذیشان شاہ کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ وہ اپنی بیوی کی اس کیفیت سے بے حد پریشان تھا، مگر ثانیہ نے قریب آنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ سب سے بس ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ ثانیہ، میں تمہیں یوں اکیلا نہیں چھوڑ کر جا سکتا، تم میری بیوی ہو، تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے، ذیشان شاہ نے مضبوط لہجے میں کہا، مگر ثانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خالی نظروں سے چھت کی طرف دیکھتی رہی۔ ذیشان شاہ بے بسی سے انہیں دیکھتے رہے، مگر آج پہلی بار انہیں لگا جیسے وہ اپنی ہی بیوی کے دل تک پہنچنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ بچی بری طرح سے رو رہی تھی، پورے کمرے میں اس کی آواز گونج رہی تھی، پر اس بدقسمتی کی کہ ماں سامنے بیٹھی اس کی چیخ و پکار سے بہری بنی بیٹھی تھی۔ نہیں رو، چپ ہو جاؤ۔ چیختی وہ ایک دم اٹھ بیٹھی تھی، پسینے میں شرابور ہوتی، گہری سانس لیتی، وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح سہمی ہوئی تھی۔
दुपट्टा उठाते चेहरे से पसीना पोंछा और साइड टेबल पर रखे जग से ग्लास उठाकर पानी में जग से ग्लास में पानी डालते ग्लास मुंह से लगाते एक ही सांस में वो पूरा ग्लास खाली कर गई थी। कॉल उठाओ यार, पिक द डैम कॉल। वो तेज़ी से भागता चला जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। इसके कदमों के साथ साथ और भी कई कदमों की आहटें फिज़ा में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। कुछ लोग थे जो इसके ताक़ुब में उसी की रफ्तार से भागते उसे अपने शिकंजे में लेने के दर पर थे। उसने रफ्तार की हद बढ़ाई थी। चेहरे पर ठंडी ठार हवा के झोंके लग रहे थे, पर इसके बावजूद उसे अपने चेहरे पर आग दहकती हुई महसूस हुई थी। रफ्तार की हद इस कदर थी कि उसके कदमों को नहीं देखा जा सकता था। से अंधेरे में सिर्फ इसके सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो फ़िज़ा को और पुरस्कार बना रही थी। इर्द गिर्द से बहरा बना वो मुसलसल किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश में था। बिलाशुबा वह एक बेहतरीन और बहादुर एजेंट था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर फैली परेशानी किसी खतरनाक तबाही का अंदिया दे रही थी। तना हुआ चेहरा, फूला हुआ सांस, सर्द मौसम में भी पसीने से तर होता वजूद किसी संगीन तबाही का पेश खैमा था। उसने 2 से 3 बार पीछे मुड़कर देखा, पर रुका। वो एक लम्हे के लिए भी नहीं था। वो कोई बेवकूफ़ सा आम मर्द नहीं था जो जोश में आ जाता। वो एक अक्लमंद होशियार एजेंट था जिसे हर हाल अपने आप को इनके सामने आने से बचाना था। उसकी शनाख्त का इनके सामने खोलना इनके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता था, और वो ये रिस्क किसी कीमत नहीं ले सकता था। भागते भागते वो एक सुनसान अंधेरी गली से निकलता, दूसरी गली में मुड़ा और उधर एक चौराहे को पार करके वो एक कच्ची आबादी में आ निकला था, जहाँ ज़्यादातर छोटी छोटी झुग्गियाँ बनी हुई थी और कुछ कच्चे मकान थे। लेकिन इस वक्त हर तरफ सिर्फ अंधेरे का राज था। उसे अंधेरे में कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं अपने करीब उसे गोश्त की बदबू महसूस हुई थी, जिसे ऐसा मालूम हो रहा था कि करीब ही कोई गोश्त की दुकान हो। गोश्त और खून की बदबू से उसे उबकाई आई थी, लेकिन अपनी आवाज़ का गला घोंटता वो खामोशी से एक पत्थर के टेने के साथ टेक लगा दी। ज़बरदस्ती उबकाई को रोकने की वजह से उसका सांस अटका था और आंखें सुर्ख होती बाहर आने को हुई थी। वो माहिर था इन सब हालात से निकलने में, लेकिन गोश्त की बदबू इसके हवास पर चढ़ती उसे बेहाल कर रही थी। वो जगह कोई कसाब खाना महसूस हुई, जैसे वो कसाबों की बस्ती में आ गया हो, जहाँ हर तरफ सिर्फ गोश्त और खून की बदबू फैली हुई थी। पथरीले टेले से टेक लगाए उसने अपनी नाक पर रुमाल रखा था। अपने ताक़ुब में आते कदमों की आहट उसे अब सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक हर तरफ खामोशी छा गई। उसने उन्हें बंद करते अपने सांस बहाल करना चाहा कि एकदम उसके मोबाइल की बेल बज उठी, जिसे एक लम्हे की भी देर किए बिना वो खामोश कराते कान से लगाया। शायद वो लोग कहीं पीछे ही रह गए थे, वरना फ़ोन की आवाज़ से उस तक पहुँच जाते। खाजी, खाजी, बहुत आहिस्ता आवाज़ में उसने उसका नाम लिया था। ठीक, तुम ठीक हो? तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? कहाँ हो? मुझे नहीं पता। ये कौन सी लोकेशन है? मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। तुम यहाँ पहुँचो या किसी को भेजो। मैं इस वक्त यहाँ से इस तरह नहीं निकल सकता। अगर इन लोगों ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो मुझे पहचान लेंगे। इनके सामने सारी असलियत खुल जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे इस वक्त बिना किसी को बताए? ये कौन सा तरीका है? वो बिना किसी बैकअप के तुम वहाँ पर कैसे गए? अभी मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो और पहुँचो इधर। उसे ये बदबू शायद नागवार गुजर रही थी, और फिर इस पर मुकाबले की बातें। ओके, गाजी ने कहते अपना फ़ोन रखा।